बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों आज हम CS 304 के लेक्चर नंबर 17 के अंदर बाइनरी ऑपरेटर सीखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पीछे लेक्चर नंबर 16 के अंदर भी की हुई है अच्छे से। आपने अगर वो लेक्चर नंबर 16 नहीं देखा तो मस्ट देखें, क्योंकि इस लेक्चर की आपको समझ तब ही आएगी जब आप पीछे वाला लेक्चर नंबर 16 देख लेंगे। लेक्चर नंबर 16 के दोस्तों हम एक पॉइंट छोड़ कर आए थे। लास्ट पर हमारे पास एक पॉइंट था कि अगर आप रिटर्न टाइप वाइड लिखते हैं, यानी जब आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला फंक्शन लिखेंगे तो उसमें जब आप रिटर्न टाइप वाइड लिखते हैं तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ नुकसान हैं। वो क्या है जी? ड्रॉबैक्स ऑफ वाइड रिटर्न टाइप, असाइनमेंट्स एंड कैस्केडेड एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉसिबल। यानी अगर आप वाइड रिटर्न टाइप यूज़ करते हैं तो उसमें असाइनमेंट्स जो ऑपरेट एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर कैस्केडेड एक्सप्रेशंस होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। वन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स इज़ यूज टू स्टोर रिजल्ट, यानी इसके लिए कम से कम आपको एक ऑब्जेक्ट जो है अलग से लेना पड़ता है जिसमें आप अपना रिजल्ट जो है वो स्टोर करते हो। कोड इज़ लेस रीडेबल, यानी आपका जो कोड है उसे रीड करना बहुत ही मुश्किल होता है। डिबगिंग इज़ टफ, कि आपकी जो डिबगिंग है वो बहुत ही टफ हो जाती है। कोड इज़ वेरी हार्ड टू मेंटेन, यानी अपने कोड को मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करें तो उसमें आप कोशिश करें कि वाइड रिटर्न टाइप यूज़ मत करें, बल्कि कोई और रिटर्न टाइप यूज़ करें जिसमें आप कोई वैल्यू जो है वो वापस रिटर्न करें मेन के फंक्शन को। चलते हैं लेक्चर नंबर 17 के अंदर, जिसके अंदर हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग सीखनी है। इस बजाय इसके कि हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को यहाँ पे मैनुअली पढ़ें, हम ये करते हैं क्योंकि इसमें इस दोस्तों ये जो अब चैप्टर शुरू हो रहे हैं ना, आपकी ये जो लेक्चर नंबर 14 था, 15 था, 16 था, अब 17 है। इसमें एक पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ एक प्रोग्राम है, दो प्रोग्राम है जो जस्ट आपने करनी है, और यही पेपर में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब पेपर में आपको ये क्वेश्चन कैसे आएगा कि बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग विद बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, और इसकी एक डिटेल के साथ जो है कोडिंग के थ्रू इसकी एग्जांपल बयान करें। आपने जो आप कोड करवाने लगा ये आपको ये लेक्चर नंबर 17 के अंदर ये अगर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन आपको आता है तो उसमें आपने ये पूरा प्रोग्राम जो है छाप देना। ठीक है, पहले तो बात है कि अच्छे से सीखें समझें, क्योंकि आपको पता मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता भी हूँ सारा एक पॉइंट। लेकिन अगर आपको फिर भी पल्ले ना पड़े तो फिर आपको लास्ट, यानी अगर आप कहते हो कि मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं, मैंने सिर्फ पास करना है, फिर दोस्तों जो करवा रहा हूँ लेक्चर नंबर 17 का ये जो कोड करवाऊँगा इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लेना और इसको ऐसे सेम है जो पेपर में आपने टाइप कर देना। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए एक क्लास। मैंने क्लास ले ली टेस्ट नाम से। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर 16 के अंदर मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर था उसको ओवरलोड करना सिखाया था, और प्लस का यानी एडिशन का जो ऑपरेटर है उसको ओवरलोड करना सिखाया था। लेकिन अब मैं आपको असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड करना सिखाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है सब दोस्तों को अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो दोस्तों आपको पता है ये इक्वल का जो सिंगल इक्वल का जो ऑपरेटर होता है इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्यों इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी ये जो इसके राइट साइड पे वैल्यू होती है, मान लें यहाँ पे राइट साइड पे 15 है और लेफ्ट साइड पे जो है वो A लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या ये जो सिंगल ऑपरेटर है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी राइट साइड वाली वैल्यू उठाएगा और उठाकर जाके असाइन कर देगा लेफ्ट साइड वाला जो वेरिएबल है उसको, इसलिए इसको क्या कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करते हैं ये सीखते हैं जी। और आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसको करने के बाद आपके लेक्चर नंबर 17 जो है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। चलें, बढ़िया हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे दोस्तों पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई लगा लेते हैं, जिसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम एक स्ट्रिंग टाइप के साथ एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के लिए हम एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। टेस्ट और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसके अंदर हमने नीचे से नेम लेना है, तो नेम की टाइप क्या है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप के साथ हमने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा डाटा मेंबर है, यानी ये जो डाटा मेंबर नेम, इसका नाम भी नेम, वेरिएबल का नाम भी नेम है, और ये जो हमने आर्गूमेंट लिया इसका नाम भी नेम है। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है कि आपके डाटा मेंबर का नाम और आपके ये आर्गूमेंट का नाम सेम होता है, तो फिर आप क्या करते हो, आप अपने इस डाटा मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। आपने लिखा दिस और दिस का ये आप एरो लगा के देन अपने डाटा मेंबर का नाम बताते हो। मैंने कहा नेम इक्वल टू देन आपका नेम। आपने इतना कर दिया। ओके, अब आप बनाएंगे जनाब ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग करने लगे आप। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए मान लो आपने लिख दिया टेस्ट, यानी आपने कहा मुझे पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट वापस रिटर्न करना था। उसके लिए ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है,
तो ऑब्जेक्ट टाइप मतलब ये जो आपकी क्लास का ये नेम होता है, ये बेसिकली आपकी इस पूरी क्लास की डाटा टाइप है। सो जब आपने ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा रिटर्न करना हो उसके लिए आप क्या करते हो, अपने इस क्लास का पूरे का पूरा रेफरेंस बता देते हो, यानी नेम बता देते हो, ये आपकी डाटा टाइप होती है। सो उसके बाद आपको पता हम क्या लिखते हैं, उसके बाद आपको पता हम लिखते हैं जी ऑपरेटर, और उसके बाद हम वो ऑपरेटर बताते हैं जिसको हमें ओवरलोड करना है। तो मैंने इक्वल ऑपरेटर ओवरलोड करना है, मैंने इक्वल लगा के अगर ऑन ब्रेसेस के अंदर, फिर मैंने कहा मुझे नीचे से एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब मुझे नीचे से जो ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसकी डाटा क्या होगी, टेस्ट डाटा टाइप होगी, और मुझे उसका नाम मैंने रख लिया ओबीजे। ठीक है जी, इतना कर दिया मैंने। ओके जी, अब ये जो नीचे से ओबीजे जो ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे नीचे से पूरा पूरा ऑब्जेक्ट मिला है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये पूरी की पूरी क्लास है, और जिस ऑब्जेक्ट ने इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले मेथड को कॉल किया है वो भी इस पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इसका मतलब है, यानी आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक वो ऑब्जेक्ट जिसने इस मेथड को कॉल किया है, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट ये वाला आपका ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपके नीचे से आपको एज ए आर्गूमेंट जो ऑब्जेक्ट मिला है। सो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये जो ओबीजे है डॉट, इसके अंदर ये जो नेम नाम का डाटा मेंबर है, नेम नाम का डाटा मेंबर है, इसको इक्वल कर दो किसके, जिस ऑब्जेक्ट ने इस मेरे मेथड को कॉल किया ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो वाले नेम को उठाकर किसको असाइन कर दो, इस ओबीजे वाले नेम को। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इन दोनों के पास जिसने इसको कॉल किया उसके पास अपना नेम होगा, और ये जो ओबीजे वाला है इसके पास अपना नेम होगा। लेकिन जब मैं इनको असाइन करूँगा तो क्या होगा, बेसिकली जिसने इसको कॉल किया ना वो अपना नेम उठा के इस ओबीजे को दे देगा। सो इतना कर लिया आपने। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया अपना ये ओबीजे वाला ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास दो नेम है, तो आपने दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपना अपना नेम है, और आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का नेम दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर दिया। तो इससे क्या होगा, दोनों ऑब्जेक्ट के पास सेम नेम आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इस असाइनमेंट ऑपरेटर के चलने से ये होगा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने कहा जनाब कि जो मेरा टेस्ट क्लास है उसका T1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दो, जिसको आपने क्या भिजवाना है, जब ये T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसको आपने क्या भिजवाना है, यहाँ पे इसको आपने एज ए पैरामीटर नेम भिजवाना है। सो मैंने T1 जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने पहला नेम भिजवा दिया खिजर, KHIZAR खिजर, देन कॉमा लगा के मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया T2 के नाम से, और इसको मैंने नेम दे दिया मान लें अली। ठीक है, ओके। सो मैं क्या करूँगा, अब दोस्तों मैंने कहा T1 इक्वल टू T2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि T1 जो है ये कॉल कर रहा है इस, यानी ये वो ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है, और T2 वो है जो हम एज ए रेफरेंस इस ओबीजे वाले ऑब्जेक्ट को भेज रहे हैं। ठीक है, तो जब इनको मिलेंगे तो ये T2 के अंदर जो भी नाम पड़ा होगा ना, क्योंकि ओबीजे को क्या मिलेगा, ये T2 वाला नेम, और T1 जो है वो किसके अंदर है, बेसिकली ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसके अंदर ये T1 वाला नेम जाएगा खिजर, और ये जो T2 है ये किसको मिलेगा, इस ओबीजे वाले को मिलेगा अली। सो दोस्तों ये जो नेम है, नेम के अंदर क्या आया, T1 वाला नेम खिजर, तो खिजर जो है वो किसको मिल जाएगा, ओबीजे वाले नेम को भी। सो ओबीजे वाले नेम में पहले क्या पड़ा हुआ था, अली। सो बाद में उसको जो है नया नाम मिल जाएगा ये खिजर। सो दोनों के पास, इसके पास भी खिजर हो गया, इसके पास भी खिजर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, उसके बाद हमने कहा उसके बाद ये जो ओबीजे जब रिटर्न होगा तो हमें एज ए रिटर्न एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सो उस ऑब्जेक्ट को सेव करने के लिए हमने टेस्ट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया, T3 के नाम से इक्वल लगाया। अब क्या होगा दोस्तों, बेसिकली ये जो T1 इक्वल टू T2 है ना, बेसिकली कुछ इस तरह से, इसका मतलब कुछ इस तरह का है, यानी T1 डॉट ऑपरेटर आपके मेथड का नाम है, ये सॉरी आपके फंक्शन का नाम है, और उसके बाद आगे उसकी क्या जी, इक्वल का साइन है, तो इक्वल, और अगर ब्रैकेट में आपने लिख दिया T2 एज ए रेफरेंस पास करना। तो बेसिकली सेम इसका मतलब वही है जो मैंने आगे आपको शॉर्टली लिख के दिखाया, T1 इक्वल टू T2। इसका मतलब सेम, चाहे आप ऐसे बड़ा लिख लें, इस तरह लिख लें, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें T1 इक्वल टू T2। तो बेसिकली क्या होता है, जब दोस्तों आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हो ना, तो आपका जो कंपाइलर होता है ना वो खुद ब खुद इसको जो है वो अरेंज कर देता है, जैसे आपने अभी डिटेल से लिखा था। ठीक है, अब वो करके दिखाऊँ। सो मैं यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको बताया कि दोनों T1 और T2 ने अपना नेम जो सॉरी हाँ T1 ने अपना नेम खिजर जो है वो T2 को दे दिया। सो दोनों के पास खिजर आ गया। अब T3 के पास भी रिटर्न हो गया, क्या आएगा, खिजर रिटर्न हो गया आएगा। सो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ क्या रिटर्न हो गया है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे T3 नेम और वो क्या जी, वो किस में पड़ा हुआ है, T3 डॉट नेम वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैंने कहा T3 जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो नेम नाम का वेरिएबल है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो भी इन्होंने हमें रिटर्न किया। तो इन्होंने क्या रिटर्न किया, इन्होंने खिजर रिटर्न किया। सो कंपाइल करके दिखाऊंगा आपको, ये कंपाइल किया मैंने और ये देखें दोस्तों T3 नेम खिजर। ओके, अब मान लो दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैंने यहाँ पे एज ए रेफरेंस जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट नहीं भेजना बल्कि डायरेक्ट नेम भेजना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दोस्तों आपको ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी है, यानी मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। यानी इसी सेम ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन ओवरलोड को आपको दोबारा ओवरलोड करना पड़ेगा। अब इसको आपने एक ऑब्जेक्ट नहीं भिजवाना बल्कि एक
चूँकि आप चाह रहे हो कि नीचे से मुझे एक अब नेम भी भिजवाना है, सो आपने एक ऑपरेटर वो एक फंक्शन वो बना लिया जिसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट नीचे से ले रहे हो, और एक आपने वो बना लिया जिसमें आप नीचे से एक नेम ले रहे हो। सो नेम लेने के लिए आप स्ट्रिंग टाइप के साथ आप नेम नाम का वेरिएबल ले लिया आपने नेम, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने सिंपली यहाँ भी ये कह दिया जनाब, आपने कहा ये जो मेरा नेम नाम का वेरिएबल है, नेम कौन सा नेम, दोनों का नाम सेम है। तो यहाँ आप ऐसे करें कि इस पैरामीटर का नाम जो चेंज कर लें, एन रख लें इसका नाम सिंपल। सो एन रखने से क्या होगा कि दोनों का नाम डिफरेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो जो नीचे एन को जो नीचे से नेम मिला ना, वो नेम आपने उठा के इसको दे दिया है इस नेम नाम के वेरिएबल को, और उसके बाद आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया ये नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी नेम आया वो आपने यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर दिया। अब दोस्तों आप क्या रिटर्न कर रहे हो, आप एक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहे हो। सो यहाँ पे आप टेस्ट को रिमूव करके जो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करें वो लिखोगे, तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करोगे। सो यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख दिया। अब दोस्तों इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कुछ इस तरह से, देखो उसके लिए आपको क्या मिल रही है, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू वापस रिटर्न होकर आ रही है, यानी यहाँ से एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है। सो उसके लिए आपने यहाँ पे एक नेम नाम का वेरिएबल बना लिया, और आपने कहा इक्वल टू, और देन आपने कहा T1 कौन सा, जिसने इस यानी ऑपरेटर इक्वल वाले ऑपरेटर वाले फंक्शन को कॉल करना है। सो T1 इक्वल टू, आगे आपने वो दूसरा क्या इसको देना है, एज ए पैरामीटर नेम देना। सो वो नेम अब आप एक ऑब्जेक्ट के जरिए नहीं भेज रहे बल्कि डायरेक्ट भेज रहे हो, तो डायरेक्ट भेजने के लिए डबल कोट्स के अंदर अपना नेम लिख दोगे। मान लो आपने हीरा लिख दिया, तो क्या होगा बेसिकली ये हीरा एज ए नेम जो है ऊपर जाएगा, और जाके हीरा जो है मिल जाएगा इस नेम नाम के वेरिएबल को। देन वो नेम नाम का वेरिएबल रिटर्न करेगा आपको अपना नेम यानी हीरा। सो T1 के अंदर भी हीरा आ गया, तो वो उठा के इस नेम वाले वेरिएबल को दे देगा। सो इस नेम नाम के वेरिएबल में क्या आया वो हम आप प्रिंट करते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया एक दफ़ा, और यहाँ मैं कहता हूँ सिंपल नेम लिखता हूँ। नेम क्यों, क्योंकि अब आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नेम नहीं मिल रहा बल्कि डायरेक्ट नेम मिल रहा है। सो उसके लिए आपने यहाँ पे कह दिया जो मेरे नेम नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है ना वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दो। सो इतना आपने कर लिया। अब देखते हैं कि पहले T3 वाले नेम में क्या आता है और नेम में क्या आता है। तो T3 वाले नेम में तो इंशाल्लाह वो क्या आएगा, भला खिज़र ही आएगा, और ये जो दूसरा नेम वाला है जिसमें आपने डायरेक्ट नेम भेजा इसमें मेरे ख्याल से हीरा आएगा। देखते हैं, फिर भी कंपाइल करते हैं, और ये देखें दोस्तों बूम, ये देखें T3 नेम के अंदर खिज़र आया और सिंपल जो नेम है उसमें हीरा आपको जो है वो रिटर्न हुआ है। तो इस तरह दोस्तों हम असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। मैंने आपको ऑपरेटर ओवरलोड करना भी सिखा दिया है, बाइनरी ऑपरेटर, और उसी के साथ साथ मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग भी सिखा दिया। फंक्शन ओवरलोडिंग दोस्तों यही होती है जब आप सेम क्लास के अंदर सेम जो है वो नेम के जो है एक से ज़्यादा फंक्शन यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे देखो ये भी ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर वाला फंक्शन है और ये भी ऑपरेटर इक्वल वाला फंक्शन है। सो मैंने फंक्शन एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा मरतबा ओवरलोड कर दिया। सो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। सो समझ आ गई। तो ये दोस्तों वो प्रोग्राम है जो आपका लेक्चर नंबर 17 के अंदर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको फंक्शन ओवरलोडिंग करना भी इसमें सिखा दी है। सो इसको अच्छे से इस प्रोग्राम को देख लें, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रोग्राम की समझ जैसे मैंने समझाया, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसी प्रोग्राम को आपने यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो उसमें अपने ये प्रोग्राम लिखना है और ऊपर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेफिनेशन इंटरनेट से देखकर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ हैंड आउट्स की शुरू पे भी आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जाम्पल यहाँ पे देखें दी होगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हैं, यहाँ इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।